हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल में आज हम नदी और नदी से संबंधित गतिविधियों पे चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। नदी, देखिए, नदी का मतलब होता है बहता हुआ जल। बहता हुआ जल, और जिस तरह से बहता हुआ जल स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। अब यहाँ दिमाग मत लाइएगा कि सर नाला भी बहता है। नाला भी बहता है तो उसे भी नदी बोला जाता है, बस गंदा नदी बोला जाता है उसे। लेकिन जो नदी का तात्पर्य है, जब भी नदी की विशेषता आती है तो दिमाग में एक छवि बनती है कि स्वच्छ, निर्मल और हिमनद से निकला हुआ, हिमनद से निकला हुआ शुद्ध जल। ये जब नदी की बात आती है तो ये छवि दिमाग में बनता है। अब एक नदी जब चलता है तो कई प्रकार के उसके कार्य होते हैं, कई प्रकार की उसकी गतिविधियां होती हैं, कई प्रकार की उसकी स्थलाकृतियां बनती हैं। जब नदी चलता है तो अपर्दन भी होते हैं और निक्षेपण भी होते हैं। जब अपर्दन होता है तब इसमें मिट्टी का कटाव होता है, और जब निक्षेपण होता है तब मिट्टी का जमाव होता है। मिट्टी का जमाव होता है, यानी कटाव और जमाव के माध्यम से अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनती हैं, और उन्हीं आकृतियों पे हम चर्चा करेंगे। कई प्रकार की आकृतियां निक्षेपण के तहत भी बनती हैं और अपर्दन के रूप में भी बनती हैं। तो हम चर्चा अभी करने जा रहे हैं अपर्दन के रूप में जो आकृतियां बनती हैं। अपर्दन क्या होता है? मान लीजिए नदी है, अब इस नदी के बहाव से, मान लीजिए नदी की धारा इधर चल रही है और चलते चलते नदी, अब ये इधर से बहते बहते धारा इधर फूट गया, और जब इधर बहने लगा ऐसे, फिर ये धारा ऐसे मुड़ गया, तो यहाँ पे धारा छूट गया। एक आकृति ऐसी बनेगी। यानी कि कई बार जो अवशेष होते हैं, यहाँ से साथ साथ कटते हुए कटते हुए कटते हुए कटते हुए ऐसे चलते चलते, और फिर इधर से ले लिया, ये चौड़ा हो गया नदी का आकार। यानी कि अब नदी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा बह रही है। यानी अपर्दन करते हुए, बहते हुए जब नदियाँ चलती हैं तो कई प्रकार के अलग अलग खड्ड बनाती हैं। दूसरी चीज़ है, अगर पहाड़ से उतरी है नदी, मान लीजिए पहाड़ से उतरी है, तो जब पहाड़ से उतरती है तब लड़खड़ाते हुए पानी, उसमें बड़े बड़े बजरी पत्थर ये सब लेकर के चलता है, और ये बड़े बड़े पत्थर जब गिरते हैं टूटते फूटते गाद की भांति साथ में बहते हैं। तो अपर्दन के माध्यम से कई जगह पे स्थल बनते हैं, गार्ज बनते हैं, कैनियन बनते हैं, जलप्रपात बनते हैं, घाटी बनता है, विसर्प बनता है, गोखुर झील बनता है, वितरिका बनता है, सोपान बनता है। तो पहला पॉइंट है बी आकार की घाटी। एक नदी
मान लीजिए ये एक ऐसा ग्लेशियर है, इसे ग्लेशियर मान लीजिए, और यहाँ से नदी निकला है, यहाँ से नदी निकला है और मैदान में यहाँ बहना शुरू हो गया है। इस ग्लेशियर से नदी निकला है और बहना शुरू हो गया है। अब नदी जब बहना प्रारंभ करता है तो पी आकार की घाटी भी बनाता है। ये भूमि है और यहाँ पे नदी बह रही है, ऐसे जा रही है बी आकार की घाटी बनाते हुए। और वो नदी यानी जब नदी गार्ज में बहती है, मान लीजिए नदी से कटान लिया, ये लैंड एरिया है और ये नदी बहने का, उतरने का। अब मान लीजिए यहाँ से नदी इसे आ रही उतरते हुए और ऐसे करते हुए फिर नदी बह रही है। तो जब बी आकार की घाटी बनाएगी, बी आकार की, तो ये बी आकार की घाटी अब एज इट इज बी नहीं बनेगा, थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, यह सिंधु गार्ज है, भ्रंश है, घाटियाँ होती हैं। तो पहले जब नदी बहता है, चलता है, तो थोड़ा सा कटाव लेता है, थोड़ा सा कटाव लेता है, फिर धीरे धीरे कटाव बढ़ता जाता है, गहराई बढ़ती जाती है बहने का। तो बनता किस तरह से है? तटबंध के रूप में ऐसे बनेगा। तो दोनों तरफ से तटबंध तो बन गया और पानी इसी में बह रहा है, इसमें पानी बह रहा है। तो ये जो बीच का है, ऊपर का ये और इधर ये ऐसे रहेगा और नदी उसके बीच से बहेगी। बड़े बड़े ऊपर कटबंध बने होंगे और बीच से नदी बह रही होगी, तो उसी को कहा जाता है बी आकार की घाटी। तो नदियाँ बी आकार की घाटी में बहती हैं। नदियों की उम्र होती है, एक होता है युवावस्था, एक होता है प्रौढ़ावस्था और फिर अंत में वृद्धावस्था। जब नदी युवावस्था में होती है तब उसके आगे कितने भी प्रकार के पहाड़ पर्वत कुछ भी पड़ जाएं, उस सबको काटते हुए छांटते हुए बढ़ती चली जाती है। और जब काटते छांटते बढ़ती हुई चली जाती है और अपने उसी रफ्तार से बहती रहती है। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है कि नदी चल रही है, फिर थोड़ा सा मुड़ गई तो इधर चल रही है, ऐसे फिर ऐसे रोते गाते ऐसे बहेगी। वृद्धावस्था में तो बह रही है जहाँ से बह रही है और इसमें गाद जम जाता है, लेकिन जैसे ही सफाई होता है और फिर इसका नवीनीकरण होता है, युवावस्था के भांति पुनः बहने लगता है। और गार्ज और कैनियन अगला पॉइंट है, जिसे बी आकार की घाटी। अभी मैं इसके सबके एग्जाम्पल बताऊंगा। बी आकार की घाटी बनेगा, उसके बाद गार्ज और कैनियन बनेगा। अब देखिए होता क्या है कि जैसे खड़ी ढाल पे जब बहती है,
खड़ी ढाल पे कई बार ऐसे होता है कि इधर जो है ये भी जो है वो है पठार है और इधर भी पठार है, दोनों तरफ पठार हैं और बीच से नदी बह रही है, बीच से नदी बह रही है। अब बीच से नदी जा रही है बहते बहते, लेकिन ये अभी एक ऐसे ढाल पे है एकदम खड़ा, उसके बाद में धीरे धीरे ऐसे फिर ये फैलता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा अपना काटते हुए आकार ले करके। जो कभी एक छोटा सा ढाल था अब वो बन करके बड़ा सा हो गया है। यानी बी आकार की घाटी का ही विस्तृत रूप गार्ज या कैनियन की भांति हो जाता है। जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात कैसे बनता है अपर्दन से? अब मान लीजिए यहाँ से ग्लेशियर से निकला, ये मान लीजिए बर्फ़ का पूरा गोला है और यहाँ से नदी निकला। जब यहाँ से नदी निकला तो अब ये है ठोस मिट्टी और ये है मुलायम मिट्टी। ठोस मिट्टी, मुलायम मिट्टी, ठोस मिट्टी, मुलायम मिट्टी। अब हुआ क्या कि ये जो नदी है ये यहाँ पे आई, पहाड़ से उतरी, तो यहाँ पे ठोस था। अब जैसे यहाँ पे गिरा पानी, ग्लेशियर से पानी गिरा तो यहाँ पे खूब छनका पानी। जहाँ से कहीं आप देखिए ऊपर से पानी डालिए तो जब पानी गिरता है तो जब गिरता तो उठता है खूब ज़्यादा। और नदी वदी में आपने देखा होगा कि वहाँ से अगर इंजन बांध के खेत में जब पानी लगाया जाता है तो जहाँ पे पानी गिरता है वहाँ खड्डा हो जाता है। अब यहाँ पे गिरा तो यहाँ पे क्या था, ये था मजबूत यानी ठोस भूमि था, तो ये ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या गिरा कि यहाँ से इसे काट दिया, यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे पानी भर गया। अब यहाँ पे पानी भरा, फिर यहाँ उतरा, ये उतर रहा है। अब फिर यहाँ पे काट दिया क्योंकि यहाँ पे मुलायम है, यानी संरचना ऐसे बनेगी। संरचना ऐसे बना। अब जब पानी ऐसे यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा पानी बहने के लिए, तो ये जलप्रपात की भांति गिरेगा, जलप्रपात की छिप्रिका बनाएगी। जलप्रपात का अगला रूप छिप्रिका होता है। अब पानी यहाँ गिरा तो यहाँ से खूब एकदम ऊपर से गिर रहा है तो पानी जितना जगह खूब एकदम छिप 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 कर रहा है, तो उसे छिप्रिका के रूप में जानते हैं। और ऐसे गर्त बनाते हुए चलेगी। जो भूमि है ठोस भूमि काट नहीं पाएगी और ऐसे बनाते हुए एक सीढ़ी के रूप में चलेगी। अब ये जो सीढ़ी के रूप में जा रही है, आगे चल करके धीरे धीरे पद्मसोपानी, इसी का आगे आकार बनेगा पद्मसोपानी के रूप में। अब ये पानी उतर रहा है। तो जो जलप्रपात है ऊपर से गिरते हैं, जब झरने गिरते हैं, झरना गिरते हुए आपने देखा होगा कि ये पहाड़ है और पहाड़ से पानी गिरता है नीचे झरना के रूप में, तो उसी झरने का अगला रूप ही होता है जलप्रपात बनना। जलप्रपात से ज़्यादातर जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जाती हैं, जल विद्युत निकाला जाता है। और छिप्रिका जब होता है कि पानी जब मोड़ने लगता है, मान लीजिए पानी यहाँ पे गिरा, यहाँ पे पानी गिरा और यहीं पे गड्ढा बना दिया, और जब गिरता है तो यहाँ खूब खड्डा खूब साफ कर देता है, पूरा बहुत वेग से आता है पानी गिरता है, तो उसे छिप्रिका के रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट है नदी विसर्प। नदी विसर्प क्या होता है? देखिए, जब नदियाँ युवावस्था में होती हैं तो सीधी चलती हैं, बह रही होती हैं। लेकिन जब वो प्रौढ़ावस्था में होती हैं तब वो बल खाती हुई चलती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। टेढ़ी मेढ़ी यानी सांप के आकार की नदियाँ जब चलती हैं तो इन्हें नदी विसर्प कहा जाता है।
और कई बार क्या होता है, कुछ ज़्यादा बल खाती हुई चलने लगती हैं। अभी ज़्यादा बल खाती हुई जा रही हैं, उसके बाद में अचानक से इनको होश आया कि इतना भी जो है आधा दिखाना अच्छी बात नहीं है, और इनको लगता है कि नहीं, मैं अभी भी जवां हूँ। अब ये अपनी जवानी का रंग नदियाँ फिर दिखाने लगीं और ये फिर बहने लगीं सीधे। अब ये फिर सीधे बहने लगीं, तो जब फिर ये सीधी बहने लगीं तो यहाँ पे जो यहाँ जाती थीं, यहाँ पे गई कट। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से कट गई, और जब कट गई तब क्या बना, ये और यहाँ पे ये, तो ये बना फिर गोखुर झील। गोखुर गाय के खुर की तरह दिखता है, क्योंकि अब ये यहाँ पे फिर सीधे बहने लगी हैं, तो जो इधर उधर छूटा था, जो खूब बल खाते हुए गई थी, तो ये छूट गया। इसे बोला जाता है गोखुर झील। और गोखुर झील का निर्माण नदी विसर्ग की अवस्था में जब होता है, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई चलती हैं और अचानक से रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता अपना लेती हैं, तो जो रास्ता छूट जाता है उसमें जल बना रह जाता है, और उस जल को गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। एक है संरचनात्मक पद सोपान। संरचनात्मक पद सोपान में भी नदियाँ अपनी आकृति को बनाती हैं। जैसे वेदिका के रूप में सुने हैं, वेदिका। जैसे पहले गाँवों में या आज भी है, जब कोई रामचरितमानस या जो है कुरान, बाइबिल, हाँ ये न रहे कि रामचरितमानस से सर का है बताए, ये सब कोई जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जब इसको कोई पढ़ता है तब एक लकड़ी का सपोर्टर होता है जिसे लगा करके उसके ऊपर रखा जाता है किताब को। तो जब किताब को रखा जाता है, रख करके तब पढ़ा जाता है, तो ये वेदिका की भांति होता है। ये आकृति भी नदी की पदसोपानिक वेदिका की भांति होता है। जैसे अब पानी ऐसे उतर रहा है, यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, तो जो जलप्रपात का मैंने बताया था, लेकिन जलप्रपात का एक ही तरह से होता है और ये दोनों तरह से होता है। अब हुआ क्या, ये पानी यहाँ से नहीं बह रहा होता है, ये बीच में बह रहा होता है, और जैसे जैसे ही इसका समय बीता जाता है, तो यहाँ से पहले इनका आकार था, धीरे 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 करते हुए, काटते हुए और बनाती जाती हैं। तो 2-3 संरचनाओं में ये पद सोपानिक यानी संरचनात्मक आकृति बन जाता है नदियों का, क्योंकि ये काटती रहती हैं, तो काटते हुए संरचनात्मक पद सोपान या नदी वेदिका बन जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब नदी बह रही होती है, बाद में क्या होता है कि गाद छूट जाता है नदी का। जब गाद छूट जाता है तो उसे संप्राय मैदान कहा जाता है, यानी बाढ़ के मैदान को संप्राय मैदान कहा जाता है। तो ध्यान रहे कि अपर्दनात्मक स्थल रूप में, अभी मैं इसका एक एक एग्जाम्पल सबका करा देता हूँ। बी आकार की आकृति बनता है, गार्ज और कैनियन बनता है, जलप्रपात बनते हैं, क्षिप्रिका बनता है, जलगर्तिका बनता है। जलगर्तिका यही है, जब ऐसे है पानी गिरा, यहाँ पे गर्त बन गया, जब गर्त बन गया, ये गर्त बन गया, फिर ऐसे बढ़ा, फिर गर्त बन गया, तो जो ये पानी भर जाता है, जो है नदियों का पानी गिर करके, इसी को जलगर्तिका के नाम से जाना जाता है। नदी विसर्ग मैंने बताया, सांप के आकार का टेढ़ी मेढ़ी जब नदी चलने लगती है उसे नदी विसर्ग कहा जाता है। संरचनात्मक पद सोपान वेदिका के आकार का दोनों तरफ से बन जाता है, तो उसे कहा जाता है संरचनात्मक।
और उसी का रूप नई वेदिका, नदी वेदिका कहा जाता है। क्वेस्टा और संप्राय मैदान अपर्दनात्मक स्थल रूप में बनते हैं। निक्षेपण में क्या क्या बनते हैं इसी का साथ देख लीजिए, फिर एग्जाम्पल कराते हैं। तटबंध बनते हैं। तटबंध, तटबंध क्या होता है, जब पानी नदी का आता है तब जो वहाँ से अवशेष लाया जाता है अपर्दन के द्वारा, वो मिट्टी चढ़ते रहता है, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे बांध की तरह बन जाते हैं, नदी बीच में बह रही होती है, तो जो ये दिख रहा होता है ये उस पर मिट्टी चढ़ा हुआ, यही तटबंध होता है। और उसके बाद में डेल्टा बनता है निक्षेपण के रूप में, और बाढ़ का मैदान भी बनता है। तो अब हम देखते हैं कि बी आकार की घाटी। बी आकार की घाटी, नदी अपने युवा अवस्था में पर्वतीय क्षेत्रों में लंबवत अपर्दन करती हुई गहरी एवं संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है, जिसे बी आकार की घाटी कहा जाता है। और जिसके दोनों किनारे खड़े होते हैं उन्हें गार्ज कहा जाता है, जैसे सिंधु गार्ज, शिवकिला गार्ज और देहांग गार्ज प्रसिद्ध हैं। अब इसे बना लीजिए कि नदी बह रही है, वो नदी इसमें बह रही है, और ये जो है ढाल हैं, ये ढाल हैं सब। तो ऐसे नदी बहती हुई जा रही है, और ये सब भूमि है, ऐसे नदी बहती हुई जा रही है। तो जब बी आकार की घाटी, इसी को बोला जाता है। और यही चीज़ जब खड़ा ढाल हो जाए एकदम से, ऐसे एकदम से खूब पतली ढाल पे बह रही हो, और एकदम खड़ा ढाल हो, थोड़ा खड़ा ही बना देते हैं। ये तो बी आकार में बना लीजिए, बी आकार में, और ये बना लीजिए इसमें बह रहे हो, और ये एकदम खड़ा ढाल हो। यानी कि एकदम खड़ा ढाल हो, तो ये हो गया आपका गार्ज। जैसे सिंधु नदी है, इधर से पूरा पहाड़ है और इधर पूरा पहाड़ है, और ये पहाड़ के बीच के अंदर नीचे बहती, ये पहाड़ सब खड़े हैं, और इस गार्ज को काट करके ऐसे बहती हुई जा रही है, तो इसे गार्ज बोला जाता है। एकदम खड़े ढाल, और एकदम से नुकीला ढाल हो कि बहुत कम स्पेस बचा हो इधर इधर। एकदम से खड़ी ढाल पे बह रही हो तो इसे बोलते हैं कैनियन। ये जो बह रही हुई इसे बोलते हैं कैनियन। तो गार्ज का ही एकदम से खड़ा ढाल कैनियन होता है, जिसमें बी आकार का स्थान नहीं होता है। जलप्रपात के रूप में मान लीजिए ये आ रहा है, तो अब पानी यहाँ पे जब गिर रहा है तो ये सॉफ्ट है, ये ज़्यादा गड्ढा कर देगा, फिर बहेगा, फिर ज़्यादा गड्ढा कर देगा।
तो ये जलप्रपात बना रहा है। और जैसे पानी यहाँ पे गिरता है तो यहाँ पे पानी से बौछार मारता है, खूब तेज़ी से गिरेगा तो ऊपर तक का जाएगा पानी। ऐसे कई बार पानी आप फेंकते होंगे तो देखते होंगे जब पानी ऊपर तक जाता है फिर ऐसे बहने लगता है। तो जो ये आकार बनता है पानी का, बाद में ये यहाँ पे उठता है खूब तेज़ी से, इसे बोलते हैं क्षिप्रिका। और जब पानी ढाल पे ऐसे ऐसे गिरता रहता है तो ये जलप्रपात होता है। यानी कि यहाँ पे ये मुलायम मिट्टी है, कठोर मिट्टी, मतलब कठोर मिट्टी है ये, और ज़्यादा गड्ढा है, मुलायम है, फिर कठोर, फिर मुलायम। तो ऐसे पानी बहता रहता है। और जब पानी बहता रहता है तो इसे बोलते हैं जलप्रपात। इसको ऐसे बना लीजिएगा। और जब नदी टेढ़ी मेढ़ी बहे, इसे बोलते हैं नदी विसर्ग, नदी विसर्प। तो इसको नदी विसर्प की बात बना लीजिएगा, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में पूछा था। जैसे मैं पीटी लेवल का पढ़ा रहा हूँ, मेंस लेवल पढ़ाऊँगा तो मैं बहुत अच्छे से सब मैप कैसे बनाना है पूरा बताऊँगा। टेढ़ी मेढ़ी नदी जब चलती है क्षैतिज अपर्दन करती है। ये क्षैतिज क्या, क्योंकि ये लंबवत अपर्दन नहीं करती है। इधर चल रही है तो इधर मिट्टी काट दिया, इधर चला इधर मिट्टी काट दिया। तो टेढ़ी मेढ़ी एक सांप के आकार से ये चलती रहती है, इसीलिए इसे नदी विसर्प कहा जाता है। और नदी के निक्षेप, जब निक्षेप किया जाता है इसका, तो निक्षेपात्मक स्थल रूप कैसे बनते हैं। ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, और यहाँ के एक हिमनद से नदी निकल रही है मान लीजिए। अब नदी निकली, लेकिन क्या हुआ कि पहाड़ के पास ही नदी में आया पानी, और धीरे धीरे ऐसे करते हुए पानी निकला एक कीचड़ की भांति। ऐसे ये ऐसे बीच से निकल गया। अब पानी इधर मैदान में जाएगा जल। यहाँ पे क्या हुआ कि एक पंख नुमा, एक पंख नुमा आकृति बन गया और यहाँ से पानी निकल गया। तो जो पंख नुमा आकृति बना, इसे कहा जाता है जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख। लेकिन अगर इसी का अगला रूप आगे चल करके फूल गोभी की तरह दिखा रहा है, ये भी तो फूल गोभी की तरह दिखा, तो इसीलिए इसे जलोढ़ पंख के रूप में कहा गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि नदियाँ जब उतरती हैं तब ये जलोढ़ पंख की भांति समझ लीजिए, और उसके बाद में जब नदी निकला तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे करते हुए एक कोन के रूप में बना लिया कि यहाँ से पानी धीरे से ऊपर आ रहा है पहाड़ से, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक कोन की भांति बना लिया, और यहाँ से बीच से पानी निकल गया। जब एक पानी का आकार एक कोन की भांति बन गया, कोन का मतलब हो गया शंकु की भांति, ऐसे बन गया ऐसे, और पानी इसके बीच से निकल गया, इसके निक्षेप की वजह से शंकु की भांति बन गया, तो उसे कहा जाता है जलोढ़ शंकु। यानी कि जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु, जैसे पहाड़ से नदियाँ उतरती हैं वहीं पे गाद इतना ज़्यादा होता है कि जमा कर देती हैं, और जमा करके शुद्ध पानी नीचे से निकल जाता है, बाकी वहीं पे गाद जो पहाड़ का होता है छूट जाता है, उसी में जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। छाड़न झील क्या होता है? छाड़न झील, गोखुर झील, देखिए अपर्दन की तरह की वजह से कौन सी आकृति बनती है, मैंने पहले बताया, निक्षेप के द्वारा। निक्षेप का मतलब होता है जो अवसाद लाया जाता है नदी के द्वारा और छोड़ दिया जाता है, उसके द्वारा जो आकृति बनता है उसे
जो है निक्षेपात्मक आकृति कहा जाता है। तो छाड़न झील या गोखुर झील जब प्रौढ़ावस्था में नदी पहुंचता है और ऐसे बहते हुए कहाँ पे जाकर के गिर जाता है, जाकर के गिर जाता है समुद्र में। समुद्र में जाके गिर जाता है, समुद्र है। लेकिन अगर ज़्यादा मोड़ ले ले और उसके बाद में अचानक से ऐसे आते हुए और फिर सीधाई से बह करके गिरने लगे, जब सीधाई से बह करके जब गिरने लगा तब इसने क्या किया, इसने इधर जाना छोड़ दिया, इधर जाना छोड़ दिया पानी। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ बांध बन गया और पानी भरा रह गया। इधर भी यही हाल है, इधर बांध बन गया, पानी इधर से इधर, जब मिट्टी का निक्षेप आएगा तो तटबंध बनेगा भी। तटबंध क्या होता है बताएंगे। तो यहाँ पे पानी ये बहने लगा सीधे सीधे और समुद्र में गिरने लगा और ये जो है बांध बन गया। यानी जो ये छूट गया एक गोखुर, गाय के, जो गाय का खुर होता है, गाय का खुर ऐसे होता है, तो गाय के खुर की तरह ये छूट गया, इसीलिए इसको छाड़न झील, छाड़न का मतलब होता है छोड़ा हुआ, छोड़ा हुआ, छाड़न झील या गोखुर झील कहते हैं, गोखुर झील। तो नदी के निक्षेप के द्वारा छाड़न झील या गोखुर झील जो बनता है वो आकृति ऐसे ही होती है। इधर छूट गया, इधर और सीधे बहने लगी। कई बार कहा ना कि नदी इस समय कटाव पे है, नदी बहुत टेढ़ी मेढ़ी बहती है, पहले वहाँ से नदी बहती थी, अब नदी इधर से बहने लगी, उधर छोड़ दिया है। तो जो छोड़ गया है यही छाड़न झील के रूप में जाना जाता है। अब तटबंध बनता है। तो तटबंध क्या है, जब नदी बहती है, पहाड़ से नदी उतरती है तो इसके साथ मिट्टी गाद लाती है, तो बहते हुए किनारे किनारे मिट्टी को छोड़ती चली जाती है, किनारे किनारे मिट्टी को छोड़ती हुई चली जाती है। तो इधर एक भाई ऐसे आपने देखा होगा कि नदी बहती है तो नदी यहाँ पे बह रही है, बीच में नदी ऐसे बहती जा रही है और इधर इधर तटबंध बन जाता है। तो जो ये तटबंध बन जाता है, मिट्टी का गाद इधर से होता है, बीच में नदी बह रही होती है, तो इसे तटबंध कहते हैं। ये नदी के द्वारा लाए गए अवशेषों, गाद, मिट्टी, बजरी, इसको जब किनारे छोड़ा जाता है तो उसके द्वारा बनते हैं। अब है कि बाढ़ का मैदान कैसे बनता है। तो बाढ़ के मैदान के लिए कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं नेपाल से पानी छोड़ा गया है। जब बाढ़ आता है तो कई बार उत्तर भारत में कहा जाता है कि नेपाल से पानी छोड़ा गया है इसीलिए बाढ़ आया है। कई बार कहा जाता है कि इतना बारिश हो गया है कि नदियाँ उफला गई हैं, बाढ़ आया है। मान लीजिए कि अभी पानी जो है बह रहा था इस नदी में, लेकिन कई बार क्या हुआ कि हो सकता है ज़्यादा हिम पिघल गया हो, ग्लेशियर ज़्यादा पिघल गया हो, पानी ज़्यादा आ गया हो, तो पानी इधर बहने लगेगा, इधर से भी बहने लगेगा, इधर से भी बहने लगेगा, इतना आकार ले लेगा। और अगर बाढ़ आया तो पानी अब यहाँ तक भी बहने लगा, इधर सब बहने लगा। और मेन नदी ये है, मेन नदी जो है ये है। और जब पानी कम हुआ बाढ़ वाला, तब नदी अपने पुनः आकार में बहने लगी और यहाँ से पानी हट गया, यहाँ से पानी हट गया। अब यहाँ पे जो मिट्टी आया, बाढ़ के साथ जो मिट्टी आया था, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी हो गया, तो इसे कहा जाता है बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान। अब जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है वो बांगर हो जाता है, और ये खादर भूमि यानी बाढ़ के मैदान के रूप में, यानी उत्तर भारत का जो बेल्ट है, उत्तर भारत का बेल्ट है, वो तराई या बाढ़ के मैदानों में ही है, इसलिए ज़्यादा उपजाऊ भी है। तो ये बाढ़ का मैदान हो गया। अब है डेल्टा का निर्माण। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। जब नदियाँ बहती हैं, मान ली नदी आ रही, ये समुद्र है,
समुद्र है। कहीं भी नदी कहीं भी बहेगी, अंत में समुद्र में जाकर के मिल जाती है। अब ये आ रही यहाँ से बहते हुए तब तक तो आई, तब तक बहुत जवान थी, लेकिन यहाँ पे आते आते मंद पड़ने लगी। यहाँ पे आते आते बहते बहते वो मंद पड़ने लगी, और यहाँ पे क्या हुआ कि जब मंद पड़ने लगी तो फैलने लगा, और यहाँ पे नदियाँ ऐसे बहीं, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये जो आकार बना, ये पानी जा रहा है, इधर मिट्टी है, फिर यहाँ से एक शाखा निकल आया, एक शाखा यहाँ आ गया, ऐसे करके पानी जो है समुद्र में गिर गया। ये समुद्र है आपका। तो जब ये समुद्र में गिर गया पानी, तो ये जो डेल्टा के आकार का, इसको डेल्टा कहते हैं, ये जो होता है इसे डेल्टा बोला जाता है। तो डेल्टा का आकार यहाँ बन रहा है, इसीलिए कहा जाता है डेल्टा का निर्माण करती है नदियाँ, डेल्टा का निर्माण करती हैं। यानी कि समुद्र में गिरते समय यहाँ पे जो मिट्टी उट्टी आता है, तो इसे मिट्टी जम जाता है, इधर छोटे छोटे शाखाओं में गिरने लगते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। अब कई नदियाँ अलग अलग प्रकार की डेल्टा बनाती हैं। जैसे सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का, गंगा ब्रह्मपुत्र का। मिसिसिपी नदी है अमेरिका में, मिसिसिपी नदी, ये पंजाकार डेल्टा बनाती है, पंजाकार। ये पक्षी के जो पंजा होता है, 1 2 3 ऐसे, तो पंजाकार डेल्टा जो है मिसिसिपी नदी बनाती है। वो कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका, यानी कि मैक्सिको एक देश है वहाँ पे। तो पंजाकार डेल्टा बनाती है। गंगा यमुना का सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा है, तो इसलिए नदियाँ डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। तो आपने देखा कि अपर्दन के रूप में नदियाँ बनाती हैं बी आकार की घाटी। एक बार आप दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए एक साथ में ही। ये हो गया आपका निक्षेपण के आकार का, और ये है अपर्दन। नदी अपर्दन से जो बनता है उसमें बनता है बी आकार की घाटी। कभी अगर दे दे कि नदी के अपर्दन के द्वारा कौन सी आकृति नहीं बनती है, तो एक इसमें का इसमें डाल देगा, या पूछ लेगा निक्षेपात्मक से कौन आकृति नहीं बनती है, तो इसमें से उसमें दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, क्षिप्रिका, नदी वेदिका, संप्राय मैदान, सोपानी कृत मैदान या आकृति। ये जो है ये नदी के अपर्दन से बनते हैं, और ये नदी के निक्षेपण से। अपर्दन का मतलब होता है पहाड़ से मिट्टी ला करके बनाना। मिट्टी पहाड़ से अवसाद लाते हुए साथ साथ अपने आप जैसे जैसे कटता जाएगा बनता जाएगा, और इसमें का जो मिट्टी निकलेगा वो बहा कर ले जाएगा। लेकिन ये जो बहा कर मिट्टी लाया जाता है उसके द्वारा बनता है। तो ये हो गया निक्षेपात्मक, यानी मिट्टी छोड़ करके बनाया जाता है, और इसमें मिट्टी काट करके बनाया जाता है। तो दोनों का अलग अलग अपना आप ध्यान रखिएगा कि इसमें का उसमें दे करके पूछ लेगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा नदी के द्वारा निक्षेपात्मक स्थलाकृति नहीं है। तो 3 इसमें दे देगा, जलोढ़ दे देगा, शंकु दे देगा, और गोखुर झील दे देगा, एक उठा करके क्षिप्रिका दे देगा। तो उसमें आपका क्षिप्रिका सही होगा। दे देगा नदी के द्वारा अपर्दन के माध्यम से कौन सी आकृति नहीं बनती है, तो यहाँ पे दे देगा डेल्टा का निर्माण, और 3 इसमें से दे देगा, तो आपको डेल्टा सही करना होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा नदी से संबंधित आकृतियाँ। मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।